अभी मतलब शुरू ही कर रहे होंगे तैयारी। और मैंने 1998 में पहली बार पढ़ाया था, और तब मैं खुद एग्जाम दे रहा था। एग्जाम देने के समय ही पढ़ना शुरू कर दिया था। और 1998 दिसंबर से लेकर 2014 तक मैं लगातार हर साल 2-3 बार हिंदी साहित्य पढ़ाता था। फिर मेरे अंदर सन्यास की भावना प्रबल हो गई थी, बहुत जोर मारने लगी थी। सन्यास से ज्यादा ये कि एक ही काम कब तक करूं, कितना करूं। फिर ये तय हुआ कि अब बहुत हुआ। तो मैंने फिर उस बैच में अनाउंस कर दिया कि मेरे जीवन का आखिरी बैच है। लोगों ने समझ लिया कि जीवन खत्म होने वाला है। तो मैंने बताया कि जीवन खत्म नहीं होने वाला है, मतलब ये बैच आखिरी है, मैं कुछ और करूंगा, बहुत सारे काम करने हैं जीवन में। लेकिन उसके बाद अगले बैच में जब बच्चे आए जिनको नहीं पता था कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उन्होंने जिद की, दबाव बनाया। तो हमने कहा कि एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप चाहें तो वीडियो क्लास कर लें, प्रोजेक्शन पे हम कोशिश कर लेते हैं। मेरा ख्याल था कि वो मना कर देंगे साफ साफ, पर उन्होंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो मेरा ख्याल था कि ट्राई करने के बाद तो मना कर ही देंगे, पर ट्राई करने के बाद सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक लग रहा है हमें। तो फिर एक नई परंपरा चली, जो दृष्टि में पहली बार हुआ कि प्रोजेक्शन से, वीडियो से क्लास होगी। फिर हमने उसमें बहुत सारी सुविधाएं जरूर डेवलप कर ली थी। जैसे बोर्ड पे जो लिखा है दिखता नहीं था, तो हमने बोर्ड के चार्ट बना के उनको दिए कि हर क्लास में बोर्ड पे क्या क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, वो छाप के उसी डिजाइन से उनको प्रिंट आउट दिए ताकि वो आसानी से कर सकें। रोज उनके टेस्ट होने लगे और सुविधाएं बहुत सारी बढ़ गई। और आश्चर्य की बात यह है कि पहले जितने बच्चे हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे मुझसे, उससे ज्यादा इस सिस्टम में पढ़ने लगे। तो हर बैच में ये होता था कि एक बार लाइव पढ़ाइए, बहुत दिन हो गए, एक बार पढ़ाइए। क्योंकि जब पिछली बार पढ़ाए तो नरेंद्र मोदी पीएम बने ही थे उस समय। तो उस समय, नहीं नहीं, आप क्या समझ रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2014 की बात है ये। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आप अपने आप को इसको मतलब निकाल के हंसे जा रहे हैं। तो उस समय बस इलेक्शन हुआ ही था, लोकसभा का नया नया। तो उस समय क्या होता है कि साहित्य पढ़ते हुए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करना पड़ता है। तो उस समय की घटनाएं, उस समय के राजनीतिक द्वंद्व, वो सब क्लासेस में डिस्कस होते थे। तो उनका कहना था कि सर अब लंबा समय हो गया, अब थोड़ा सा नयापन उदाहरणों में आना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि एक बैच करते हैं। अब ये मेरे जीवन का आखिरी बैच है। लाइव, मतलब लाइव वीडियो बैच तो चलता रहेगा। भरोसा नहीं कि 5 साल बाद फिर मन कर जाए, लेकिन उसका विश्वास नहीं है, उसका दावा नहीं है, वायदा नहीं है। हुआ तो होगा, लेकिन अभी के लिए ये मान के मैं चल रहा हूं कि हिंदी साहित्य का ये मेरा अंतिम बैच है। तो अभी एक नई जर्नी है, नई यात्रा है। मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदी साहित्य के 500 नंबर के प्रश्न पत्र में 480 नंबर का प्रश्न पत्र ठीक वैसा आएगा जैसा आपके नोट्स में लिखा है। आप जो क्लास में नोट करेंगे और जो प्रिंटेड नोट्स में लेंगे, उससे बाहर नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो दाएं बाएं होगा, और वो 20 नंबर का पेपर भी आपके नोट्स के आधार पर हो जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी युक्तियां उनका इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हो जाएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये सुविधा मेरे ख्याल से किसी और विषय में हिंदी माध्यम में भी नहीं है कि इतना आपको सर्टेनिटी के साथ, निश्चयात्मकता के साथ तैयारी हो सके। इस बार हम और जोर लगा रहे हैं। हमारी टीम में करीब 4-5 लोग हैं जो हिंदी साहित्य पे ही काम कर रहे हैं, मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। तो मैं हर टॉपिक से पहले उनसे बात कर रहा हूं कि आप ये नोट्स इस तरह से तैयार कर लें। जैसे व्याख्या एक मुश्किल प्रश्न रहता है बच्चों के लिए, तो उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो भी आपकी रेंज से बाहर कभी ना निकले। मतलब यह है कि हम लोग मिलके मेहनत करेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं चाहता हूं क्लास में सब लोग एंजॉय करें, सीखें। आतंक मेरा तो बिल्कुल नहीं होगा, आपके ऊपर होना भी नहीं चाहिए। मेरी क्लास में आपको पूर्ण आजादी है। जो 1947 में भी नहीं मिल पाई थी, वो भी आजादी इस क्लास में है। तो ये कुछ बेसिक बातें मैं हर बैच में शुरू में कहता हूं, ताकि हमारा, इसको आइस ब्रेकिंग कहते हैं। आइस ब्रेकिंग का मतलब जो अपरिचय है वो खत्म हो जाए, सहजता आ जाए, हमें लगे कि हम एक परिवार के लोग हैं, आपस में बातचीत ठीक से करने लगे। इस क्लास में जितने सवाल आपके मन में आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा।
मैं जब भी कुछ बोल रहा हूं, अगर आपको लगे कि वो सवाल यही पूछना जरूरी है, तुरंत हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपको इनवाइट कर लूंगा, आप सवाल पूछ लीजिएगा, बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, है ना। बस वो प्रश्न उस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। अचानक बीच में कहीं और का सवाल आ जाए तब दिक्कत है। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिज्ञासु कि क्लास कबीर पे चल रही है बहुत विस्तार में, अचानक हाथ खड़ा करते हैं कि सर वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका के जो बाकी देश है उनका संबंध कैसे ठीक हो सकता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो टॉपिक चल रहा है उस पर पूछिए, अच्छे तरीके से पूछिए। अब हम शुरू करने की स्थिति में आ गए, ठीक है। आज की पहली क्लास है, तो पहली क्लास को हम ओरिएंटेशन क्लास कहते हैं। ओरिएंटेशन का हिंदी शब्द बहुत अच्छा मेरे पास नहीं है। वो क्यों नहीं है, इसकी वजह धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि अनुवाद की अपनी समस्याएं क्या होती है। ओरिएंटेशन के लिए हिंदी शब्द अगर कहना ही हो तो जैसे गूगल ट्रांसलेट जैसी व्यवस्थाओं में उन्मुखीकरण एक शब्द चलता है। उन्मुखीकरण का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए आप इकट्ठे हुए उसकी ओर उन्मुख होने की तैयारी करना। तो अभी हम बम्बार्डमेंट नहीं करेंगे, बम्बारी नहीं करेंगे हिंदी साहित्य की, तो बहुत बेसिक बातें समझेंगे। पाठ्यक्रम क्या है, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो सब बातें आराम आराम से एकदम चलेंगे। आप में से कई बच्चे जो एकदम नए हैं उनको ये भी भय होगा कि हमने हिंदी साहित्य लिया, ठीक किया या गलत किया, या ले या ना ले। कुछ लोग अभी द्वंद्व में ही होंगे, क्योंकि इस बीच में ऐसी जिज्ञासाएं बहुत सारी आई। तो मैंने एक विशेष सत्र रखा था, वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, इस पर करीब 2 घंटे का, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं उसका केवल सार 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। यदि आपको आईएएस बनना है, देखिए आपके यहां होने के 2 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो ये कि आईएएस बनना है, दूसरा ये भी हो सकता है कि आईएएस बने ना बने ज्ञान प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे, ये भी हो सकता है। तो 1000 में से 2, 4, 5 बच्चों का उद्देश्य होता है आनंद प्राप्त करना, कि कुछ नया सीखेंगे, मजा आएगा, कुछ नए दोस्त बनेंगे, शायद बात भी बन जाए। तो इस चक्कर में बच्चे आते हैं। ऐसे 5-7 बच्चे जो हैं उनको केंद्र में रख के बात मैं नहीं कर सकता हूं। अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 में से 5-10 तो वो वाले हैं, ठीक है। 100-200 ऐसे जो चाहते हैं कि आईएएस बने और ज्ञान भी मिले, आनंद भी मिले, और 700-800 ऐसे बोलते आईएएस बनना है, ज्ञान तो मजबूरी है, सीने पर पत्थर रख के ज्ञान हासिल करना है, और जितने न्यूनतम ज्ञान से आईएएस बन सके उतना ही कम ज्ञान प्राप्त करना है, ज्यादा नहीं प्राप्त करना है। ज्यादा लोग इस प्रकृति के आते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो दोनों उद्देश्य चाह रहे थे, मैंने कहा आपके दोनों उद्देश्यों में से प्राथमिक कौन सा है, तो उनमें से 99% ने कहा कि आईएएस बनना प्राथमिक उद्देश्य है। मैंने साथ में मजा भी आए, ठीक बात है, ज्ञान भी मिले, अच्छी बात है। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि लगभग 97% बच्चे जो यहाँ बैठते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि सफल हो। वैकल्पिक विषय चुनने के कई आधार डिस्कस किए, रुचि है कि नहीं है, बैकग्राउंड है या नहीं है, छोटा है कि बड़ा है, जीएस में हेल्प करेगा या नहीं, अंकदायी है या नहीं, आदि आदि आदि। और मैंने बहुत विस्तार में उनको ये समझाने का प्रयास किया कि सारे आधार अच्छे हैं, लेकिन दरअसल केवल और केवल एक आधार है जिसको प्राइम मानकर चलना चाहिए, बाकी सब मिथ्या बातें हैं। मिथ्या क्या होता है हम आगे चल के समझेंगे, शंकराचार्य का कंसेप्ट है। हिंदी साहित्य में बहुत सारा दर्शन भी पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा समाजशास्त्र, बहुत सारा मनोविज्ञान, वो सब हिंदी साहित्य का हिस्सा है, पढ़ेंगे। अभी के लिए आप मानिए कि झूठ है। आप दरअसल कोई विषय इसलिए ले रहे हैं कि आपको सफलता हासिल हो। सफलता का एकमात्र संबंध इस बात से है कि उस विषय में अच्छे अंक मिले आपको। 1 अंक से 8-10 रैंक फिसल जाते हैं, और केवल 100 अंकों में सारी दुनिया चेंज हो जाती है। प्रॉपर आईएएस से आखिरी रैंक तक की दुनिया केवल 100 अंकों की गैप की है, बस इतना ही अंतर होता है। और कल मैंने विस्तार में समझाया कि अगर आपको आईएएस बनना है प्रॉपर, तो आपको 1050 नंबर चाहिए। इन 1050 अंकों में से आप जीएस में कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो 410-20 के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। 400, 410, 15 ये सब रहेगा। आजकल जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूं। पहले 300 भी नहीं आते थे, अब बढ़ गए हैं। आप एसए में बहुत बड़े 30 मार्क होंगे तो 160 ले आएंगे, और मैं आप सबको 30 मार्क मान लेता हूं, 160 आ गए। इंटरव्यू में 275 में से आप 175 से ज्यादा की गारंटी दे नहीं सकते। आ सकते हैं, संयोग हो सकता है, कम भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ, एक ठीक विद्यार्थी ठीक तैयारी के साथ
सही बात करके आएगा तो 175 के आसपास मिल जाएंगे, ये हम मान के चलते हैं। ये तीनों मिला के कितने हुए? 570, 600, 745 हुए। और 745 के बाद जो बैलेंस रह गया वो है 305। 305 नंबर वैकल्पिक विषय में लाएंगे तो आईएएस बनेंगे। इतिहास में अभी तक 2 व्यक्तियों के 300 प्लस मार्क्स है, 310, 301। राजनीति विज्ञान में एक के हैं 312। भूगोल में एक के भी नहीं है, हाईएस्ट 291 है। दर्शन में एक के हैं 311 मार्क्स, मिहिर पटेल गुजरात में आईएएस है। हिंदी साहित्य में 11 व्यक्तियों के 300 प्लस, 9 व्यक्तियों के 290 से 300 के बीच में, और 7 के 275 से 290 के बीच में है। हिंदी साहित्य इसलिए मत पढ़िए कि मैं पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लें मुझसे, कोई मतलब नहीं है इस बात का। मैंने जब पढ़ाना बंद किया था ये मान के किया था कि बंद मतलब बंद, ये तो संयोग से वो सब एक परंपरा चल पड़ी जो हमारी कल्पना में नहीं थी। हिंदी साहित्य इसलिए पढ़ना है कि आपकी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका यह विषय निभा सकता है। और ये बात मैं गारंटी से, दावे से कह रहा हूं। इंटरनेट पर डीओपीटी की साइट पर पिछले 4 साल की सारी मार्कशीट्स उपलब्ध हैं, वहां से देख लीजिए। बस जिस भी विषय को देखें हिंदी माध्यम में देखिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी माध्यम के अंक दिखा के आपको बताएंगे कि इतने अंक आते हैं। अंग्रेजी माध्यम की दुनिया एकदम अलग है, वहां तो अंकों का अनुपात ही एकदम अलग हो जाता है। इसलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए। अगर आईएएस बनना उद्देश्य है तो आप सबसे अच्छे विषय में हैं, इस विश्वास से पढ़ेंगे तो कन्विक्शन रहेगा, खुद कन्विंस रहेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। पृष्ठभूमि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो से हम शुरू करेंगे ही, एकदम जीरो से। जो शर्तें हैं हिंदी साहित्य पढ़ने की वो ये है कि आपके पास एक ऐसी भाषा हो जिसमें अशुद्धियां ज्यादा न होती हों। एकमात्र शर्त यह है। अगर आप अशुद्धियां बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात मैं कर रहा हूं, या ग्रामेटिकल, लिंग, वचन, वो सब अशुद्धियां, अगर वो बहुत ज्यादा है तो परीक्षक को अच्छा नहीं लगेगा, और वो बहुत ज्यादा है तो जीएस में भी अच्छा नहीं लगेगा, निबंध में भी अच्छा नहीं लगेगा, साहित्य में थोड़ा और ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके पास ऐसी भाषा है कि आप ठीक से लिख लेते हैं, फ्लो है बातों में, अशुद्धियां नहीं है या कम है, तो हिंदी साहित्य में इसके अलावा कोई भी शर्त नहीं है। सबसे मजे की 2 बातें हैं। इतने नंबर क्यों आते हैं? नंबर ज्यादा आने की एक वजह तो यह है कि साहित्य के परीक्षक आमतौर पर थोड़े सहृदय माने जाते हैं। चाहे गुजराती साहित्य हो, तमिल साहित्य हो, तेलुगु साहित्य हो, संस्कृत हो, कोई साहित्य हो, उन सब में स्कोर ज्यादा आता है। लेकिन 2 और वजह हैं, उन वजहों पर गौर करने की जरूरत है। एक सबसे रोचक वजह यह है कि हिंदी साहित्य में अगर कोई प्रश्न आ जाए और आपको ना आता हो तो भी आप गोल मटोल तरीके से लिख के नंबर ले आएंगे उसमें। वो कैसे आएंगे अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ दिनों के बाद प्रयोग करके देखेंगे। बस आपको हल्का सा अंदाजा होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद पे सवाल आ गया, प्रेमचंद आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, बस आपको यह पता है कि प्रेमचंद के उपन्यास का नाम गोदान है और 1936 में लिखा गया था, बस। अगर इतना भी पता है तो भी साहित्य पढ़ने के बाद आप इस तरह से उत्तर फ्रेम करेंगे कि परीक्षक को वो उत्तर अच्छा लग जाएगा, और 10 में से शायद 5 नंबर ना मिले, लेकिन 4 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे। क्योंकि साहित्य में उत्तर बंधे बंधाए नहीं होते हैं। जैसे गणित में है, आप वैकल्पिक उत्तर नहीं लिख सकते, जो उत्तर है वही लिखना है आपको। साहित्य में वैकल्पिक उत्तरों की इतनी संभावना है कि एक व्यक्ति ने उत्तर लिखा, आपने एकदम अलग लिखा, और आप दोनों को अच्छे नंबर मिले, क्योंकि सब्जेक्टिविटी का सम्मान है इस विषय में, रचनात्मकता का सम्मान है। आपने एक बार जो पढ़ लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद वो बदलने वाला नहीं है, अपडेट नहीं करना है, रोज के अखबार से चीजें बदलेंगी नहीं, स्थिर है एकदम। जो समस्या राजनीति विज्ञान में आती है, समाज शास्त्र में है, लोक प्रशासन में है, कि प्रश्न वही हैं, उत्तर बदल गए अगले साल, नई स्टडीज आ गई, नई रिपोर्ट्स आ गई। अगर सेकंड एआरसी को हर 4 लाइन के बाद नहीं लिखेंगे पर वर्ड में तो उत्तर अच्छा ही नहीं माना जाएगा। हिंदी साहित्य में कबीर चले गए, सारे प्रश्न वही, सारे उत्तर वही। जितने साहित्यकार पाठ्यक्रम में सब जा चुके हैं।
इसलिए कोई तनाव की बात नहीं, कुछ बदलाव का स्कोप ही नहीं है। जो एक बार पढ़ लिया, नोट्स आपके तैयार है, पॉइंट्स तैयार हैं, आपने उसको याद किया, हो गया, बात खत्म हो गई। तो अपने मन में ये विश्वास रखिए, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आसपास ऐसे कई ज्ञानी लोग मिलेंगे। क्या विषय लिया? हिंदी। सर हिंदी ले लिया, हिंदी ले लिया, अब क्या होगा तुम्हारा, अब तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और जो गोलू किस्म के बच्चे होते हैं ना, डर जाते हैं ऐसी बातों से। गोलू समझ रहे, जो नए नए प्यारे 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 बच्चे होते हैं, उनको लगता है अरे ये तो गलती हो गई बहुत बड़ी, अब हम क्या करें भैया, आप बताइए भैया। फिर भैया बोलते हैं शाम को अड्डे पे आओ, ज्ञान देंगे तुमको। और शाम को अड्डे पे आप जाएंगे, फिर वो ज्ञान देंगे कोई ऊट पटांग विषय, केमिस्ट्री दिलवा देंगे, तो केमिस्ट्री लो। और ऐसा ज्ञान देंगे कि आप कहेंगे देखिए केमिस्ट्री नहीं पढ़े तो जीवन क्या समझा हमने। तो अगर ऐसा कोई ज्ञानी महात्मा आसपास हो, उससे केवल एक बात कहना, लिटमस टेस्ट है, जो भी कुछ समझाए कि ये विषय लो, बोला सिर्फ एक बात, भैया 2013 में नया पाठ्यक्रम आया था, नया ट्रेंड मतलब मेंस का स्ट्रक्चर आया था, 2013 से 2018 तक जो भी विषय आप बता रहे हैं, उस विषय में हिंदी माध्यम में ऐसे 5 व्यक्तियों का नाम बता दीजिए जिनके 300 नंबर आए हों, बस। सिर्फ 5, 10 भी नहीं मैं कह रहा, सिर्फ 5 पूछ लीजिएगा। और कहना भैया बताने से नहीं होगा, मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। और जब कोई दिखाए, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा उसका नाम, मीडियम साथ में, तुरंत आ जाएगा कौन से मीडियम में था, किसी न किसी साइट पे जिक्र मिल जाएगा उसका, बस हो गया टेस्ट। किसी और से क्या पूछना है इसके लिए। और मैंने जो संख्या बताई है 11, 9 और 7, ये संख्या आप कहेंगे तो नाम इनके रटे हुए हैं सबके, अंकों के साथ लिस्ट भी है। देखिए, जो बात माने तथ्यों के साथ मानिए, हवा में किसी बात को मत मानिए। प्रमाण है तो ठीक है, वरना नहीं, बात खत्म। तो पहली बात, अपने मन में ठीक से धारण कर लीजिए कि आप जिस विषय में आए हैं वो विषय आपको आईएएस बनाने में पूरी भूमिका निभाएगा। बीपीएससी में रिजल्ट शानदार हिंदी साहित्य का इस बार भी आया हुआ है, और यूपी में पहले ठीक रहता था, इस बार थोड़ा बेहतर है। तो अगर एक विषय से आपको तीनों राज्यों को साथ लेना है तो उस सेंस में भी ये विषय ठीक है। सिलेबस हम यहाँ पर पूरा राज्यों का कर ही लेंगे, तो किसी तरह का दबाव अपने मन पे मत रखिएगा। अब देखिए हिंदी साहित्य में क्या क्या समझना है, हमें कहां से शुरू करना है। आप में से कितने लोगों को भरोसा है कि आप अशुद्धियां नहीं करते लिखते हुए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कितने लोगों को लगता है कि बहुत सारी करते हैं? ऐसे भी कुछ लोग हैं। और ऐसे लोग जो कहना चाह रहे हैं कि हम अशुद्ध लिखते हैं और अशुद्ध ही लिखेंगे, हम शुद्ध नहीं करेंगे इसको आपके कहने पर, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसा कोई नहीं, गनीमत है कि ऐसा कोई नहीं है। तो जो अशुद्ध लिखते हैं वो चाह रहे हैं ना कि ठीक कर लें, हाँ, तो हम मिलकर ठीक करेंगे, बीच बीच में जिक्र करेंगे। जैसे हंसी मजाक करने के लिए मैं 1-2 शब्द पूछता हूं, आप बताएं कि उनमें से कौन सा शब्द ठीक है और कौन सा गलत है ना? बोलना नहीं है, केवल हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अभी अभी हाथ भी नहीं खड़ा करना है, पहले मैं 2-3 लिख लेता हूं, उसके बाद। ठीक है, किसी को बोलना नहीं है। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि तीनों शब्द सही लिखे हैं? हाथ खड़ा कर लें। वंडरफुल। कितने लोग मानते हैं कि तीनों गलत लिखे हैं? ऐसे लोगों की संख्या सोच लीजिए, मैं चेहरा पहचान रहा हूं सबका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कितने लोग मानते हैं कि 2 ठीक हैं, 1 गलत है? इसमें ज्यादा है, मोदी लहर इसमें चली है। कितने लोग मानते हैं कि 1 सही है, 2 गलत है? ऐसे लोग करीब 12 के आसपास है। चलिए, मजे की बात है कि तीनों गलत हैं। देखिए, अभी अभी हाथ खड़ा किया था अशुद्धियां नहीं करते, और फिर हाथ खड़ा किया तीनों सही हैं, और अचानक सामने से बताए गए तीनों गलत लिखे हुए हैं। इससे डरना नहीं है, ऐसे शब्द हिंदी में 10 ही हैं कुल मिला के, जिनमें से 3 आ गए आपके सामने। मतलब टीचर डराने के लिए बोल सकता है कि मैं ऐसे और बहुत शब्द बताऊंगा, ऐसे कुल मिला के 8-10 ही शब्द है, ज्यादा नहीं है, 8-10 ही होते हैं। किंतु खेलने के लिए, बच्चों को ये महसूस करवाने के लिए कि हो सकता है कि कुछ शब्द हमें ठीक से ना पता हो, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है।
तो जिन लोगों ने कहा था कि तीनों गलत हैं वो हाथ खड़ा करें। अब 7-8 लोग थे ऐसे। हाँ, अब 3-4 बढ़ गए हैं। सम्मान हुआ तो बढ़ गया अचानक 3 लोग। आप बताइए जरा कैसे ठीक करें, उठ के बताइए, मैं ठीक कर देता हूं। इसको कैसे करना होगा? दोनों जो आधे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। इसको कैसे करें? ये कर नहीं, आधा तो नहीं लगाया, ये वो गलती से पहुंच गया वहां तक। अब ठीक है, अब ठीक हो गया। कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा, ये कितने लोगों को लग रहा है कि अब ठीक हो गया? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि अभी भी गलत है? करीब 15-20 लोग हैं, अभी भी गलत है ये। बैठिए, ये सही है। अतिशय प्लस उक्ति। लेकिन बचपन से लोग रटते हैं अतिशयोक्ति, आधे श में रटते हैं तो अभ्यास वही पड़ जाता है। ये वो गलती है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए हमें लगता ही नहीं कि गलत हो सकता है। श्रृंगार तो ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा? जैसे ये है श्र, श्र, ठीक है, श्र तो हो ही गया पहले से, ये और लगा दिया। अब इसको बोल के बताओ कोई कैसे बोलेंगे? एक ऐसा श जिसमें र भी लगा हो और री भी लगा हो, एक साथ बोलना है। नहीं नहीं, अगर आप श्री बोलेंगे तो मैं कहूंगा श्री तो ये होता है। आप में से कौन बोल सकता है इसके लिए जिसने गोरख आसन कर रखा हो ठीक से, वही बोल पाएगा, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। कौन बोल पाएगा इसको? कोई नहीं बोल सकता, इसका उच्चारण असंभव है। आप बोलेंगे? हाँ बोलिए, कौन है? हैं? श्र। अगर श्र है तो फिर ये बोलो जरा क्या है। ऐसा करो, उठो जरा, उठो। अब आपको इन दोनों को बोलना है बारी बारी, और बताना नहीं कि पहले कौन सा बोला बाद में कौन सा बोला, ये जनता बताएगी। दोनों बोलिए इस तरह से कि दोनों का अंतर भी स्पष्ट हो जाए। बोलो बोलो, सिर्फ बोलो। हाँ, आपको खुद भी समझ तो आ रहा होगा कि मामला फंस गया है। बैठिए 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 बैठिए। किसी में साहस नहीं है, बोल ही नहीं सकते, असंभव है उच्चारण, असंभव है। ठीक है, तो ये जो है ये श है, ये श है। जैसे ये भ है, भ में र लगाना हो तो ऐसे लगा देते हैं भ्र, और भ में री लगाना हो तो ऐसे लगा देते हैं भ्री। भ से भ्र बनेगा तो साइड में ऐसे लगाएंगे, और भ्री बनाना होगा, री लगाना होगा तो नीचे लगा देंगे। यही तरीका है। ऐसे ही क्योंकि हमें अभ्यास बचपन से इसका है तो हमें यह नहीं पता होता कि ये वाला जो लगा हुआ है ये र है, ये श्र है, श्र। इसमें से र हटा देंगे तो ये रह जाएगा, और र हटा के री लगाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। लगभग सारी किताबों में भी गलत लिखा होता है, क्योंकि हिंदी की टाइपोलॉजी में, टाइपिंग के सॉफ्टवेयर्स में आमतौर पर यह वाला श्रेय मिलता ही नहीं। गूगल का जो इंडिक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है उसमें भी ये नहीं मिलता है, क्योंकि वहां जो बनाने वाले उनको भी नहीं पता, बचपन से वही याद कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि ऐसे शब्द कुल मिला के 8-10 ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे पक्ष होंगे भाषा में जो सीखने होंगे, सीखेंगे। अब जो ओरिएंटेशन क्लास है उसमें हमें कुछ बहुत बेसिक बातें समझनी है, एकदम बेसिक बातें समझनी है। पाठ्यक्रम भी समझना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पाठ्यक्रम पर हम 1 घंटे बाद आए। पाठ्यक्रम को समझने के लिए जो समझना है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं उसमें 2 शब्द हैं, एक हिंदी और एक साहित्य। हिंदी क्या है अभी हम एक धारणा मान के चल रहे हैं कि हम सबको पता है। हिंदी वह भाषा है
जो मोटे तौर पर उत्तर भारत में बोली जाती है। ठीक है, इधर बिहार तक बोली जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस इलाके में जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। थोड़ा सा हैदराबाद की तरफ जाएंगे तो वहां एक खास किस्म की हिंदी चलती है। तंदाना तंदाना, ताने दिन तंदाना, सुना है आपने वाला गाना? बहुत फेमस गीत था। या तो कायकू जारिया है, कायकू, सुना है ऐसी भाषा? ये हैदराबादी हिंदी या दक्षिणी हिंदी इसको बोल देते हैं कभी कभी। ऐसी मुंबई जाएंगे तो वहां एक और हिंदी, मुंबई या हिंदी बोलते हैं इसको, भिड़ू, ए भिड़ू, वो भी हिंदी का एक रूप है। भारत के बाहर जाएंगे तो वहां भी, जैसे मॉरिशस जाएंगे तो वहां भी हिंदी का एक रूप मिलेगा आपको। तो हिंदी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ये जो 9-10 राज्य हैं, उन राज्यों में जो भाषा बोलते हैं उसको हम हिंदी कहते हैं, इन राज्यों की मुख्य भाषा। इसकी बहुत सारी बोलियां हैं, आप किसी न किसी बोली क्षेत्र से आते ही होंगे। आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणवी हिंदी बोलते होंगे या हरियाणी हिंदी बोलते होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो आप मैथिली, मैथिली को आजकल एक भाषा मान लिया गया है, लेकिन हिंदी में उसको पहले हिंदी की बोली माना जाता था। तो मैथिली, मगही या अंगिका या भोजपुरी बोलते होंगे। ये सब हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं। राजस्थान से हैं तो आप या तो जयपुरी या ढूंढानी बोलते होंगे या मालवी बोलते होंगे, या और कौन सी है, मारवाड़ी है, वो बोलते होंगे, है ना। वहां भी 3-4 बोलियां चलती हैं। आप पहाड़ों की तरफ से आए हैं तो आप कुमाऊनी या गढ़वाली बोलते होंगे। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो शायद अवधी या ब्रजभाषा या बुंदेलखंडी, जो बुंदेली बोलते हैं, वो बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे। बॉर्डर पे हैं तो बघेली बोलते होंगे। ये करीब 19 बोलियां हैं। इन 19 बोलियों के समूह को हिंदी कहते हैं। तो आप इन 19 बोलियों में से किसी भी बोली को बोलने वाले व्यक्ति हों, आपकी भाषा हिंदी मानी जाएगी। तो हिंदी कैसे बनी, कब से बनी, कैसे कैसे बदली, वो सब हम समय आने पे पढ़ेंगे। अभी के लिए हिंदी आपको पता है। जो नया शब्द आपके लिए है वो है साहित्य। तो हम शुरुआत करते हैं साहित्य से। ये क्या चीज है, इसमें क्या समझने का मामला है? तो सबसे पहले जिस शब्द पर आना है वो साहित्य है। साहित्य क्या है, इसकी निश्चित परिभाषा कोई नहीं, लेकिन साहित्य को समझाने के लिए जो सही तरीका है, हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं एक शब्द पर। वो शब्द है वांग्मय। वांग्मय, इस शब्द से आप परिचित हैं? कभी आपके सामने आया ये शब्द? इसमें वा और म के बीच में जो डमरू जैसा बना हुआ है वो क्या चीज है? क, ख, ग, घ, उसके बाद क्या था? अंग। जैसे गंगा, तो कहीं कहीं आप देखते हो ना, गंगा ऐसे लिखते हैं। आप तो आसानी में ऐसे लिखते होंगे गंगा, ये सही है, गलत नहीं है। इन कुछ लोग आप देखेंगे कि ऐसे लिखते हैं गंगा, और कुछ लोग से क्या पढ़ते हैं? गडगा। गडगा नहीं है गंगा है, गंगा ही लिखा हुआ है। और दरअसल जो लिखा है वही ऊपर भी लिखा है। इस बिंदी का मतलब यही है, यहां पर इस शब्द में इसका मतलब यही है। एक हल्का सा नियम बताता हूं, आपकी रुचि उससे बढ़ेगी। जैसे अगर कोई आपसे कहे, एक शब्द है ये गंदा, इसका अर्थ पता है आप लोगों को? चलिए, एक शब्द है ये गंभीर, यही पता है आप लोगों को। अगर ऐसा लिखा हो तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होता ना कि पहला गंदा है दूसरा गंभीर है। पर ऐसा क्यों होता है कि इसमें आपने गंदा यानी कि ये न बोला, और इसमें गंभीर यानी कि इसको म बोला? ऐसा कैसे हो रहा है? बिंदी तो एक ही है, और उसी बिंदी को आप बचपन से अलग अलग बोल रहे हैं, पर यह बात दिमाग में कभी नहीं है कि एक ही बिंदी के नाम अलग अलग क्यों हो जाते हैं। तो ये हिंदी भाषा का एक नियम है, इसको पंचमाक्षर का नियम कहते हैं। आमतौर पर अधिकांश मामलों में क्या होगा, बिंदी के बाद जो वर्ण आएगा, उस वर्ण का जो वर्ण समूह है उसका 5वां अक्षर उच्चारण में आता है। क ख ग घ याद है आप लोगों को बचपन से? क के बाद कौन सा वर्ग आता है? वर्ग च। उसके बाद फिर च आता है, त, टे, टे नहीं ट,
ये हरियाणा और राजस्थान में कै खे गै घै चलता है। वहीं से हैं आप? कहां से हैं? हाँ, राजस्थान। वही हरियाणा राजस्थान बोलते हैं कैसे कबूतर, जबकि कबूतर कैसे नहीं होता है। कैसे कबूतर कैसे हो सकता है? मैं हरियाणा से हूं, इसलिए मैंने बचपन से ऐसे ही याद किया है। बोलेंगे कैसे कबूतर। तो समझ नहीं आता कि कैसे कबूतर कैसे बना। कै खे गै घै अंगै चे छे पूरा हो चलता है। अब इससे बिहार और यूपी के लोग बहुत खुश है कि चलो हरियाणा राजस्थान को डांट पड़ गई, तो बड़ा अच्छा फील आ रहा है उनको। और बिहार में क्या होता है? कौ से कबूतर। बंगाल में तो पूरा ही कौ हो जाता है, तो बिहार में आधा कौ होता है। तो ठीक है, कौ खौ गौ घो कौ से कबूतर। तो अब क्योंकि आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो ना तो कैसे कबूतर होगा ना कौ से कबूतर होगा। कबूतर किससे होगा? क। सिंपल है, क बोलो। क से कबूतर, ख से ग से गधा। तो सबसे दीनहीन प्राणी जिसको सबने इतनी गालियां सुनाई है बिना वजह के, वो गधा है बेचारा। तो ये जो नियम है, और ये जो क वर्ग पहला होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा ट, फिर त, फिर प। कै च ट त प नहीं, क च ट त प। इसको याद करने का तरीका, कचोटता प्यार। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इसके बाद आप। क च ट त कचोटता, प से प्यार। आपकी उम्र के माकूल भी एकदम। इस उम्र में ऐसी उदाहरण याद रहते हैं, भक्ति के तो याद रहते नहीं इस उम्र में। तो अब जरा बताओ दूसरा वर्ग कौन सा है? इधर मत देखो, याद करो, कचोटता प्यार। तीसरा कौन सा है? चौथा त, क्योंकि दिमाग में कचोट रहा है एकदम। तो गंदा, द, त थ द ध न। जिस वर्ग में द आता है वो त वर्ग है, और उसकी पंचम ध्वनि क्या है? न। तो क्योंकि द बाद में आया, इस बिंदी का मतलब हो गया न। अब गंभीर, भ कौन से वर्ग में है? प फ ब भ म। क्योंकि भ प वर्ग में है और उसकी पंचम ध्वनि म है, इसलिए जहां भ से पहले बिंदी आएगी वो म हो जाएगा, गंभीर। ऐसे ही गंगा, क ख ग घ अंग। तो ये जो है ड नहीं है, गडगा नहीं है, गंगा है। आप ध्यान से सुनिए, गंगा, इसमें जो ध्वनि आई, और गंदा, क्या गंगा वाली ध्वनि और गंदा वाली ध्वनि एक है या उसमें अंतर है? बहुत अच्छे से अंतर समझ में आएगा। और जब आप उस अंतर के स्तर पर बात को ध्यान में देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो अंग है। अंग स्वतंत्र रूप से बोलना बड़ा मुश्किल है, उसमें अ नहीं है, ग भी नहीं है। अंग में अ और ग हटा के जो बचा, दरअसल ये वो ध्वनि है, उसको स्वतंत्र रूप से बोलना मुश्किल होता है, इसलिए सुविधा के लिए अंग बोल देते हैं, जबकि दरअसल वो अंग है नहीं। तो साहित्य को समझने से पहले एक शब्द पर आते हैं जिसको बोलते हैं वांग्मय। वांग्मय बना है दो शब्दों को जोड़कर। पहला शब्द है वाक और दूसरा शब्द है मय। वाक का मतलब होता है भाषा। भाषा में सब कुछ शामिल है। जो कुछ भी भाषा में कहा गया हो, जो भी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए, वो सब वांग्मय है ना। अब आप पॉइंट्स अपने नोट करना शुरू कर दें, जो जो बातें हैं अपने शब्दों में लिख लें अपने हैंड नोट्स के लिए। तो वांग्मय का मतलब सरल सा है, वाक प्लस मय। वाक यानी भाषा, भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है। कितना सरल है, ठीक है। जैसे कोई पोस्टर छपा हुआ हो तो वांग्मय है, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है वांग्मय है, कुछ भी लिखा हो, कहीं भी लिखा जाए, बोला जाए किसी भी रूप में, वो सब वांग्मय है। इंटरनेट पे जाएंगे वही वांग्मय है, मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ज्ञान भरा हुआ मैसेज आया, वही वांग्मय है, सब वांग्मय है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा भाषा, तो यहां पर एक बात और गौर करने की है।
कि भाषा का मतलब क्या है। जब आप चीजों की परिभाषा में जाते हैं ना तो चीजें उलझने लगती हैं, उतनी सिंपल नहीं होती जितना हम सोचते हैं। तो भाषा का सरलतम मतलब जो हम जानते हैं बचपन से वो ये है कि अभिव्यक्ति का साधन है। अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं जिस तरीके से कहूंगा वो भाषा है, यही तरीका है। लेकिन मान लीजिए कि किसी बच्चे को मैं कहना चाहूं कुछ और मैं उसको यूं बोलूं कि ऐसे, और वो समझ गया, वो खड़ा हो गया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैंने सिर्फ ऐसा किया और उठ भी गया। क्या ये भाषा नहीं है? ये भी एक भाषा है। या क्लास में दो लोग बैठे हैं, दोनों के मन में शरारत सूझ रही है, लेकिन सामने एक मनहूस टीचर खड़ा हुआ है, तो आंखों ही आंखों में वो बात कर रहे हैं आपस में ऐसे। उसके बाद कोई संवाद नहीं, दोनों उठे बाहर चले गए। एक ने आंखों से पूछा चलें या बैठना है, पूछा चल। फिर पहले वाले ने कहा कि, दूसरे ने कहा, तो दोनों अचानक उठे और बाहर निकल गए, किसी को पता भी नहीं चला, संवाद सारा हो गया। एक कवि हुए हैं बिहारी लाल, उनका सबसे प्रसिद्ध दोहा हिंदी साहित्य में जो है वो ऐसा ही है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हीसों बात। बिहारी बड़े खिलंदड़ किस्म के कवि थे। खिलंदड़ समझते हैं? खिलाड़ी किस्म के कवि, मौज मस्ती वाले कवि। समाज वमाज भाड़ा में जाए, समाज से क्या मतलब है, मतलब मौज मस्ती वाले कवि एकदम, है ना। तो उनका सारा रुझान इन बातों में रहता था, श्रृंगार में, लड़का लड़की कैसे बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, वो कैमरा लेके खड़े हैं पीछे से, उनकी ये अदा है। रीतिकाल जिस काल में थे उस काल में लगभग सारे कवि ऐसे ही थे, कुछ ही समझदार लोग उस काल में हुए। तो एक सभा में एक नायक नायिका बैठे, शायद शोक सभा टाइप की कोई सभा है या सीरियस मामला है, जिसमें ये शोभा नहीं देता कि लोग शरारत करें आपस में। तो उसमें कह रहे हैं कि नायक नायिका कैसे बात कर रहे हैं, कहत, यानी नायक ने अपनी आंखों से कुछ कहा, नटत, नायिका ने अपनी आंखों से ही मना कर दिया कि पागल कहेंगे, चुप ठीक से बैठ। नायक ने कहा चलना, यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के, बाहर चलना, बात करेंगे। नायिका करिए, नायिका ने इशारे से मना कर दिया कि नायिका पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वो पढ़ रही है ध्यान से, नायक पढ़ता नहीं है। नायिका आईएएस बनने आई है, नायक नायिका के लिए आया है, तो दोनों के मूल उद्देश्य में अंतर है, तो क्या करें। नायक शरारती है, चंचल है प्रकृति से ही, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बह रहा है उसके अंदर, ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कहत नटत, नायिका ने मना किया, और नायक इतना बेरोजगार टाइप का है कि इसी बात पे रीझ गया कि क्या मना किया है। कहत नटत रीझत, देखिए नायक रीझ गया, और नायिका को लग रहा है कि कितना फुकरा टाइप का इंसान है, अभी इसको डांट के मना किया, इस पे खुश हो रहा है। खिजत, नायिका खींच गई कि कैसा चौपट टाइप का आदमी मिल गया है। कहत नटत रीझत खिजत, उसके बाद दोनों ने फिर देखा तो भूल चूक लेनी देनी वाले भाव से आंखों ही आंखों में ये हो गया, चलो ठीक है यार टेंशन मत लो। मिलत, और जैसे समझौता हुआ आंखों से, खिलत, दोनों हंस पड़े, और जैसी समझौते की हंसी आई तो नायिका को संकोच हो गया, लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हीसों बात, भरे भवन में कर रहे हैं आंखों से ही बातें। इतनी सूक्ष्म दृष्टि केवल बिहारी के पास है। और इससे पहले कि बिहार के लोग नाराज हों, बिहारी बिहार के नहीं थे, वो राजस्थान के थे, जयपुर में बेस्ड थे, वहां से लिखते थे। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ 8-10 साल पहले कि मैं बिहारी के बारे में पढ़ा रहा था, उसी दिन अचानक क्लास में एक बच्चा आया पहली बार क्लास करने के लिए, वो बिहार से था, न केवल था बल्कि वो बहुत दावे के साथ वहां से था। तो मैंने कहा कि बिहारी समाज वमाज से उनको कोई मतलब नहीं था, लंपट टाइप के कवि से, मैंने ऐसा कुछ वाक्य बोला।
उसको कुछ बैकग्राउंड पता नहीं थी, तो मैंने कहा बिहारी लंपट थे। उसको लगा कि बिहार के लोगों के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, क्लास में खड़ा हो गया, आपने कैसे कैसे बोल दिया। मैंने कहा प्रभु, बिहारी एक कवि का नाम है जो बिहार के नहीं, आप ऐसे बोल कैसे दिए बिहार के बारे में। बाद में पता लगा कि वो कुछ सेवन करके आया हुआ था क्लास में, तो उस अवस्था में था उस समय। फिर बाद में उसको समझाया गया तो समझा। तब से मैं डिस्क्लेमर के तौर पर जब भी बिहारी पहली बार बोलता हूँ, साथ में बोलता हूँ बिहारी जो बिहार के नहीं थे, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो अब ये बताइए, कहत नटत वाली जो पूरी भाषा है, क्या वो भाषा नहीं है? पूरी बात तो होगी नायक नायिका में, पूरा प्रोग्राम बन गया है कि अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है, क्लास हो जाए उसके बाद 3:30 बजे चली आना तो पान की दुकान पे, सब तो प्रोग्राम सेट हो गया ना। जब आंखों ही आंखों से सारा प्रोग्राम सेट कर लिया, इसका मतलब संवाद तो हो ही रहा है, अभिव्यक्ति हो ही रही है। तो भाषा के दो रूप हैं, एक व्यापक अर्थ है भाषा का, और व्यापक का मतलब है किसी भी तरह की अभिव्यक्ति किसी भी तरह से हो, वो भाषा है। पक्षी आपस में जब बात करते हैं, वहां भी अभिव्यक्ति हो रही है। पशु बात कर रहे हैं आपस में, इंसान और पशु आपस में बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अभिव्यक्ति वहां भी हो रही है। इतना ही नहीं, आप बाइक चलाते हुए जा रहे थे बहुत तेजी से, अचानक रेड लाइट हो गई, खट से रुक गया, अभिव्यक्ति हुई ना भाई। रेड लाइट ने आपको कहा कि रुक जाओ, आप रुक गए, किसने कुछ नहीं बोला। संकेतों की भाषा, तो व्यापक भाषा में संकेतों की भाषा भी शामिल है, पशु पक्षियों की भाषा भी शामिल है, हर तरह की अभिव्यक्ति शामिल है। पर भाषा का जो सीमित अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है, सीमित अर्थ जो भाषा का है, उसमें केवल और केवल शब्दों वाली भाषा, और शब्दों की भाषा वो जो या तो बोली जाए या लिखी जाए। शब्दों की भाषा मौखिक या लिखित, और लिखित का ही नया रूप क्या है, मुद्रित, यानी छपी हुई, या टंकित, टाइप की हुई, वो सब लिखित का ही रूप है ना, आपने हाथ से नहीं लिखा, टाइप कर दिया उसको। तो जब मैं कह रहा हूं वांग्मय, वांग्मय का मतलब है कौन सी वाली भाषा से होना चाहिए, व्यापक वाले से होगा या सीमित वाले से होगा, सीमित वाले से। तो मौखिक या लिखित भाषा में की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है। वांग्मय 2-3 तरह का हो सकता है, जिसमें से एक प्रकार साहित्य है। तो साहित्य तक वहां से पहुंचेंगे तो और अच्छा रहेगा। वांग्मय को साहित्य की दुनिया में कहते हैं कि इसके 3 भेद हैं। पहले को बोलते हैं वार्ता, दूसरे को बोलते हैं शास्त्र, और तीसरे को बोलते हैं साहित्य। साहित्य को पहले काव्य भी कहते थे, आजकल काव्य साहित्य का एक हिस्सा है। पहले साहित्य और काव्य एक ही बात थी। अभी इस पर भी आएंगे कि ऐसा क्यों था। तो आपको वांग्मय के बाद 3 शब्द और मिल गए हैं, कौन कौन से हैं? वार्ता, जोर से बोलिए बुलंद आवाज में, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। ठीक है, बोलने में शर्माना नहीं है कि आसपास लोग क्या सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे क्योंकि वो बोल रहे हैं, तो आप भी बोलिए। और एक सूत्र वाक्य हमेशा ध्यान रखिए, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं ही सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे, तो वो उनको सोचने दो, आप अपने प्रोसेस को एंजॉय करो अच्छे तरीके से। तो वार्ता, शास्त्र और साहित्य 3 चीजें हैं। वार्ता का सामान्य मतलब बातचीत, जैसे आप लोग बातचीत करते हैं, सामान्य जीवन की जो भी बातचीत है वांग्मय है, भाषा से तो हो रही है। जैसे 2 लोग आपस में मिलते हैं और बस पूरी बात हो गई। अब अंग्रेजी में अनुवाद करें, एंड 4 व्हीलर बस के लिए अगर कहीं कुछ, तो कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन 2 दोस्त मिले, पहले पूछा और, बस सारा समझ में आ गया एकदम, जबकि इन शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं था कि समझ में आए बात। सब ठीक चल रहा है? हाँ। अब इसमें हाँ से ज्यादा आ में जो बात आ रही है ना, असली वो है कि हाँ में कितनी आ लगाई है सांस में, उससे समझ में आ रहा है कि दरअसल अभी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जीवन में क्या चल रहा है। तो इसमें शब्दों का महत्व ज्यादा है या अर्थों का महत्व ज्यादा है?
अर्थ का मतलब, शब्द कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता शब्द से, लेकिन लोगों को यह पता होता है कि अर्थ क्या है, और उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए हजारों तरीके हैं शब्दों के या बिना शब्दों के भी। तो वार्ता में, बातचीत में अर्थ का महत्व बहुत ज्यादा होता है शब्द की तुलना में। शब्दों से फर्क ही नहीं पड़ता है, ये मैं इस सेंस में कह रहा हूं। दो लोग आपस में हो सकता है कुछ और शब्दों से वही भाव व्यक्त करें, जबकि बाकी दो लोग उसी भाव के लिए शायद कुछ और शब्द इस्तेमाल करें। अंग्रेज का बोलेगा व्हाट्सअप, फाइन, फाइन डूड। हिंदी वाला और बैठ, ठीक है, बस भैया ठीक है भैया, हम भी ठीक हैं भैया। अपना अपना स्टाइल है, लेकिन भाव एक जैसा व्यक्त हो जाता है। जो मुहावरे हैं सारे के सारे, वो इसका हिस्सा बनते हैं। मुहावरे में आप पाएंगे कि शब्द और अर्थ में कोई लिंक ही नहीं रहता है, बस अर्थ समझ में आना चाहिए। मुझे ध्यान है कि जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में था तो पहली बार मैंने एक मुहावरा सुना और मैं कई दिन परेशान रहा। हमारी मैडम ने, हिंदी की मैडम ने बताया क्लास में कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उनको पता नहीं, शायद ये लगा हो कि बच्चों को पता ही है इसका मतलब, हमें नहीं पता था। बाकी बच्चों को शायद पता भी रहा हो, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था स्कूल में, तो मुझे कम पता रहता था। अब मेरे मन में इमेजेस बननी शुरू हो गई कि दांत कैसे खट्टे किए होंगे यार। तो मैंने मनी मन में कल्पना की कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में नींबू साथ में ले गई थी। जैसी को अंग्रेज मिला उसको पकड़ा, पीछे से नींबू निकाला, तलवार से काटा नींबू, और वो मुंह और उसके मुंह पर रगड़ा नींबू, और फिर बोला कि मैडम मेरे दांत खट्टे हो गए। चल ठीक है, अब तू जा, नेक्स्ट आओ भाई। और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत सारे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और जिस दिन पड़ा नाक को चने चबाना तो परेशानी हो गया। कोई आदमी नाक से कैसे चने चबाएगा? किसी की नाक में चने ठूस दोगे अगर तो मर ही जाएगा बेचारा, कैसे सांस लेगा। लेकिन नाक को चने चबाना, जमीन में गाड़ दूंगा। आज तक गाढ़ा किसी ने किसी को, जिंदा आदमी को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, जमींदोज कर दूंगा। ये सब भाषा है, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति के तरीके हैं टेढ़े मेढ़े। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया है कि डायनासोर है? चिड़िया फूल के कैसी हो जाएगी? रेलवे स्टेशन का चूहा देखा कभी आप लोगों ने? रेलवे स्टेशन का चूहा बिल्ली से बड़ा हो जाता है। वो चिड़िया कैसी होगी? शुतुरमुर्ग जैसी हो जाएगी वो चिड़िया तो। पर ये अतिशयोक्ति है, बात को बढ़ा के कहने का, क्योंकि हम कहने वाले को ही पता है, सुनने वाले को भी, कि शब्दों पर नहीं जाना है, केवल सेंस पकड़नी है। और जहां केवल सेंस पकड़नी है वहां शब्द क्या इस्तेमाल हुआ फर्क ही नहीं पड़ता है। हम बढ़ा चढ़ा के बोलते ही हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध चुटकुला है इस बारे में। हम जब अभिधा लक्षणा व्यंजना समझेंगे आगे चल के, तब फिर याद दिलाऊंगा। आज आपको सुनाता हूं शब्द अर्थ का खेल क्या होता है। एक बार एक खबर आई कि किसी एक शहर में रेलवे स्टेशन पे 100 लोग ट्रेन से कट के मर गए। अभी अमृतसर में हुआ ना। ये जोक भी बाई चांस अमृतसर के बारे में ही था, लेकिन जोक तो कहीं के बारे में भी हो सकता है। संता बनता टाइप जोक किसी ने सुनाया एक बार तो, लेकिन जोक में शब्द, भाषा, अर्थ पे ध्यान दीजिए। तो लोग परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर एक टीवी चैनल का रिपोर्टर गया, उससे पता किया तो पता लगा 100 लोग एक ग्रुप में थे, 99 मर गए, एक बच गया। तो उसका इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा कि यार ये कैसे हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में हो गई। बोला क्या करे जी, सब लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, अचानक अनाउंसमेंट हो गई कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब लोग परेशान कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, पटरी पे नहीं आ रही है। ऐसी अफवाह फैली हड़बड़ी में, लोग कूद गए पटरी पे कि आज ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है। बोला तो यही था ना कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। वो सब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े थे, पहली बार आए थे स्टेशन पे, तो उनको लगा जान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। वो सब नीचे कूद गए कि जान बचानी है। ट्रेन आ गई नीचे, सारे मर गए। तो रिपोर्टर ने कहा देखिए आपके समूह में सब लोग इतने बेवकूफ थे, चलिए अच्छी बात है कि कम से कम आप एक समझदार व्यक्ति थे, अब आप देश को बताइए कि आप कैसे बचे। उसने कहा बचा क्या जी, मैं तो सुसाइड करने आया था।
मैं नीचे खड़ा हुआ था, मैं ऊपर आ गया कि ट्रेन ऊपर आ रही है। धोखा मेरे साथ भी हो गया, मुझे तो मरना था। अब यहां क्या खेल हुआ? खेल यह हुआ कि लोगों ने शब्द पे ज्यादा ध्यान दे दिया, अर्थ पे ध्यान नहीं दिया। अगर अर्थ पे ध्यान दिया होता तो प्लेटफॉर्म पे आ रही है का मतलब क्या होता कि प्लेटफॉर्म के पास की पटरी पे आ रही है। पर ऐसे बोलते थोड़ा ना है कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास वाली पटरी पर आ रही है, ऐसे थोड़ा ना बोलेगा कोई। इतना तो अंडरस्टूड होता है भाषा में, लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन देखिए, शब्द पे ध्यान दिया, मर गए बेचारे 99 लोग। इसलिए लोक जीवन में, बातचीत में केवल और केवल अर्थ का महत्व है, शब्द से कोई मतलब नहीं है। बस सेंस पकड़ में आनी चाहिए, बाकी सब सामान्य बात है। शास्त्र का मोटा मोटा मतलब हुआ विज्ञान या सैद्धांतिक ज्ञान की बातें, सिद्धांत कथन कह लीजिए, या व्यवस्थित विवेचन जिसको बोलते हैं, या थीसिस जैसे मान लीजिए किसने लिखा है, ये थीसिस भी इसका हिस्सा हो गया। या आप मान लीजिए वैकल्पिक विषय का उत्तर लिख रहे हैं, वो शास्त्र जैसा मामला है। वहां आप कुछ भी लिख देंगे या एक एक शब्द तौल तौल के लिखेंगे, एक एक शब्द सोच समझ के लिखेंगे। शास्त्र यानी विज्ञान अगर ध्यान में रखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ध्यान में रखें, इकोनॉमिक्स ध्यान में रखें, वहां एक एक शब्द को बहुत सटीक रूप में इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आपने एक भी शब्द को दायां कर दिया तो इसका मतलब बात उलझ जाएगी, रायता फैल जाएगा एकदम। हर शब्द का निश्चित अर्थ होना चाहिए, जिसको पारिभाषिक शब्द कहते हैं, टर्मिनोलॉजी कहते हैं, ग्लोसरी कहते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स में जब आप कहेंगे मांग बढ़ गई है, तो मांग का एक बहुत निश्चित मतलब होगा, उसमें जरा सा भी आप चेंज नहीं कर सकते। लोक जीवन में कर सकते हैं, मेरी मांग पूरी करो और मेरी मांग पूरी भरो, इसमें अंतर हो जाता है। लोक जीवन में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां मांग का दूसरा मतलब नहीं, वहां मांग का एक ही मतलब है, आपूर्ति का एक ही मतलब है, एग्जैक्ट एकदम। व्हाइट पेपर का इकोनॉमिक्स में एक ही मतलब होगा, कोई सेकंड मीनिंग नहीं है। बजट का मतलब लोक जीवन में कुछ भी चलता हो, बजट होटल है तो सस्ता होटल है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे या संविधान पढ़ेंगे, संविधान में तो शब्द नहीं आता, लेकिन जब बजट पढ़ेंगे टेक्निकल सेंस में, एक निश्चित मतलब है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सब में शब्द का महत्व बहुत ज्यादा होता है, अर्थ से भी ज्यादा, क्योंकि उसमें अर्थ शब्द पे डिपेंडेंट होते हैं, शब्द पे टिके होते हैं अर्थ। आप शब्द चेंज नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण ही रहेगा, आप चेंज नहीं करेंगे वहां पर, क्योंकि वो एग्जैक्ट शब्द है और इकलौता शब्द है उस चीज के लिए। तो लोक जीवन में आप शब्द बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेंस व्यक्त होनी चाहिए। साइंस में या किसी भी डिसिप्लिन में जो भाषा होगी, उसमें शब्द बहुत सटीक इस्तेमाल करने पड़ते हैं। साहित्य इन दोनों से अलग है, जिसमें न तो अर्थ का महत्व इतना ज्यादा है कि वार्ता जैसा हो, न शब्द का महत्व इतना ज्यादा है कि साइंस जैसा हो। जहां शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहती है, कहीं शब्द भारी पड़ गया, कहीं अर्थ भारी पड़ गया। इसलिए साहित्य की परिभाषा देने वाले अक्सर एक बात कहते हैं कि साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। यह वाक्य आप लिख लीजिए, साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है, साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है, महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है, शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, अब इसके नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा, 3-4 लाइन के बराबर, और उसके बाद ब्रैकेट में 1-2 वाक्य और लिख लीजिए 3-4 लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद। वार्ता, वार्ता अर्थात बातचीत वांग्मय का वह हिस्सा है
वार्ता अर्थात बातचीत वांग्मय का वह हिस्सा है जहां केवल अर्थ का महत्व होता है, शब्द का नहीं। जहां केवल अर्थ का महत्व होता है, शब्द का नहीं। इसलिए हम शब्दों को बदल बदल कर भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं। इसलिए हम शब्दों को बदल बदल कर भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं। इससे अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अगला वाक्य लिखिए। शास्त्र वांग्मय का वह हिस्सा है शास्त्र वांग्मय का वह हिस्सा है जहां भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है। जहां भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। इसलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। इसलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब आपको यह पता लग गया कि साहित्य को साहित्य कहने की एक वजह तो यह है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि अभी साहित्य को डिफाइन करो कि साहित्य होता क्या है, तो साहित्य को डिफाइन करने का एक तरीका आपको मिल गया है जहां शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। उसमें भी ध्यान रखना है, कुछ कवियों में शब्द महत्वपूर्ण हो जाएगा, कुछ में अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो चलता रहता है, कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन साहित्य को साहित्य क्यों कहते हैं, उसके दो और कारण हैं। आपने बचपन में सुना होगा साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो सब बचकानी परिभाषाएं हैं, कुछ बहुत ठोस उसमें नहीं मिलता। क्योंकि समाज का दर्पण तो फिल्म भी है, समाज का दर्पण तो अखबार भी है, वो साहित्य तो नहीं है। तो साहित्य में ऐसी क्या खास बात है? साहित्य की दूसरी बात है कि यह सहित से बना है। और क्योंकि साहित्य का संबंध स प्लस हित से है, इसका मतलब है कि साहित्य में अनिवार्यतः समाज के व्यापक हित की भावना होनी चाहिए। तो दूसरा पैरामीटर लिख लीजिए, समाज के व्यापक हित की भावना। यह भावना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह हो सकता है कि साहित्य से समाज का हित हो। पोर्नोग्राफी साहित्य नहीं है, क्योंकि पोर्नोग्राफी का पर्पस समाज को फायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को उत्तेजित करके उनसे पैसा कमा लेना है। इसलिए वो साहित्य नहीं है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि साहित्य में कुछ ना कुछ सौंदर्य होना चाहिए। एक शब्द कहते हैं रमणीयता। रमणीयता का ही दूसरा मतलब है सौंदर्य। कुछ सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, एस्थेटिक्स उसमें होने चाहिए। शुष्क नहीं, वर्णन नहीं, कुछ ऐसा कि आपके हृदय को आह्लादित करे, द्रवीभूत करे, आप इमोशनली एक्टिव हो जाएं, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो साहित्य में रमणीयता हो, सौंदर्य हो।
आमतौर पर रमणीयता और सौंदर्य का संबंध कल्पना से होता है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य में कल्पना का होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी आपसे कहे कि साहित्य क्या है, जैसे एक अनुमान करते हैं, जैसे फिजिक्स की पुस्तक है 10वीं 12वीं किसी क्लास की, क्या फिजिक्स की पुस्तक में रमणीयता और सौंदर्य है? यह बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। जो फैक्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उसमें रमणीयता नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान बहुत सारा है। रमणीयता आती है कुछ कल्पनाएं हों, कुछ इमोशंस हों, वो सब आने से रमणीयता होगी। तो फिजिक्स की पुस्तक इसलिए साहित्य नहीं है क्योंकि उसमें रमणीयता नहीं है। पोर्नोग्राफी इसलिए साहित्य नहीं है क्योंकि उसमें समाज के व्यापक हित की भावना नहीं है। सड़क छाप उपन्यास वर्दी वाला गुंडा इसलिए साहित्य नहीं है क्योंकि उसमें समाज के व्यापक हित की भावना नहीं है। जो साहित्य हम पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा साहित्य कहीं कहीं आएगा जिसमें आप कहेंगे कि इसमें भी तो हित की भावना नहीं है, पर क्योंकि उस जमाने में उससे ज्यादा लोग सोच ही नहीं पा रहे थे, तो हम मानने के लिए मान लेते हैं कि ये भी साहित्य था। साथ में कहते हैं कि अच्छा साहित्य नहीं है, साधारण साहित्य है। तो जिस भी रचना में 3 कसौटियां पूरी हो जाएं, आप धूमधाम से कहिए कि वो साहित्य है। और ये 3 ऐसा नहीं कि कोई 2 कोई 1 नहीं, तीनों कसौटियां पूरी होनी चाहिए तो हम उसको साहित्य मानेंगे। यहां तक बात स्पष्ट हो रही है आप लोगों को एकदम? क्या 2-3 वाक्य लिखवा दूं इसकी व्याख्या करने के लिए? लिखिए। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। सौंदर्य शास्त्र साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। इन शब्दों का अर्थ मैं समझा दूंगा, अभी लिख लीजिए। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। अब डैश लगा के लिखिए, नंबर 1, उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। उदाहरण के लिए तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य इस प्रतिमान पर महान साहित्य है। उदाहरण के लिए तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य इस प्रतिमान पर महान साहित्य है। नंबर 2, उसमें रमणीयता या सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। उसमें रमणीयता या सौंदर्य का तत्व उपस्थित हो। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य, अज्ञेय का नाम सुना आपने? पूरा नाम पता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये निबंध नहीं है, नाम है उनका। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण है। और नंबर 3, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो,
उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो और शास्त्र की तरह उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो और शास्त्र की तरह शब्द का अत्यधिक महत्व न हो, शब्द का अत्यधिक महत्व न हो, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रहे, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ठीक है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि भाई साहित्य को डिफाइन कर दो, तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे? ठीक है। अच्छा, 3 शब्द है आपके सामने, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता और सौंदर्य शास्त्र। आप में से कितने लोग वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ का अंतर समझते हैं? कोई भी नहीं समझता। वस्तुनिष्ठ के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? और आत्मनिष्ठ के लिए है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ। ये शब्द तो साहित्य में बार बार आएंगे। साहित्य में क्या, ये तो हर जगह आते हैं, हर विषय में आते हैं, तो इनका एक बेसिक मतलब पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। फिलॉसफी में इसका मतलब 2-3 लेवल्स पे अलग अलग हो जाता है, लेकिन सामान्य जीवन में या साहित्य में इसका मतलब क्या है? ये सिंपल है। वस्तुनिष्ठ का मतलब जो वस्तु में स्थित है, बस। आत्मनिष्ठ का मतलब जो आत्म में स्थित है। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। अब आप लोग की उम्र ऐसी है कि इसका जवाब क्या आएगा मुझे पहले से पता है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, ठीक है? सुंदरता व्यक्ति में होती है या देखने वाले की आंख में होती है? पर आप बोलेंगे देखने वाले की आंख में होती है, क्योंकि आप लोग खास उम्र में हैं। इस उम्र के हार्मोन्स यही उत्तर निकलवाते हैं मुझसे। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी उम्र और उस उम्र के हार्मोन्स की गलती है। सुंदरता देखने वाले की आंख में है। वाह। यानी अगर आंख ऐसी है तो उसे सब कुछ सुंदर ही सुंदर दिखेगा, और नहीं तो जैसे कुछ लोग हैं, आप उनको कुछ भी खिला दो, पूछो कैसा बना, ओह क्या शानदार बना है यार। कूड़ा भी खिलाएंगे ना, कहेगा हाँ हाँ क्या बात है, जबरदस्त, ऐसा कूड़ा कभी नहीं खाया। क्योंकि उनका है नजरिया ऐसा, वो हमेशा खुशी रहते हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा है कि उनको हमेशा खुशी मिलती है। और कुछ ऐसे मनहूस आपके आसपास होंगे जरूर, आप कुछ भी कर लीजिए वो दुखी होने का एक ना एक कारण ढूंढ ही लेंगे। कई बार इसीलिए कोई कारण ही नहीं मिल रहा दुखी होने का, इसी में दुखी है, कारण नहीं है। इससे तो सच में लगता है। इसलिए जो खुशनुमा किस्म का व्यक्ति है, आप उसको कुछ भी कहेंगे, आप उसे कैसा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, वेरी गुड। खाना कैसे, बढ़िया, नमक तो डालना भूल ही गए थे, तभी तो बढ़िया है। इसी बहाने पता लगा नमक के बिना भी खाना बन सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति। और मनहूस हर बात में खोट निकालेगा। बढ़िया तो है लेकिन कुछ कमी है। क्या कमी है पता नहीं लग रहा, पर है जरूर। तो इससे लगता है सच में सुंदरता और कुरूपता देखने वाले की आंख में है या जीभ में है। कुछ लोग मानते कि ना, अगर सुंदरता देखने वाले की आंख में होती तो फिल्म के किसी नायक को देख के देश भर के लोग क्यों जान छिड़क रहे होते। या फिल्म की नायिका है, देश भर के युवा नरेगा के तहत उसका पीछा कर रहे हैं, बेरोजगार होकर उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एक युवक है 60 साल का सलमान खान, जिससे शादी करने के लिए लाइन लगा के लोग तैयार हैं कि एक बार बस हाँ बोल दे, जबकि पता है कि दादाजी की उम्र के हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए, अगर सौंदर्य आत्मनिष्ठ होता, मतलब मन में देखने वाले की आंख में होता, तो ऐसा क्यों होता कि एक व्यक्ति के पीछे पूरी दुनिया पागल हो जाती है। ताजमहल सबको सुंदर क्यों लगता है? तो सुंदरता ताजमहल जो देखने गया उसकी आंख में है या ताजमहल में है? ताजमहल में है, पर अभी आपने कहा था आंख में है। अब आप कहना चाह रहे हैं कि आंख में भी है, बाहर भी है। जब आंख खोलते हैं सुंदरता कूद के आंख के अंदर आ जाती है।
या आंख से निकल के बाहर चिपक जाती है सुंदरता? ये डिबेट है, इसका उत्तर आज तक कोई दे नहीं पाया है। तो स्वाभाविक है कि मैं भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस पर खूब शास्त्रार्थ होते रहे, इसका कोई स्थायी उत्तर है नहीं। तो जो चीज मेरे मन में है, मेरी आंख में है, मेरे विचार में है, वो आत्मनिष्ठ है। जो चीज निश्चित है, बाहर है, सबको मानना ही पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, वो वस्तुनिष्ठ है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली है। दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली है। तो अब अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मेरे विचार में देश की राजधानी भोपाल है, तो आप क्या करेंगे? मतलब तुरंत फोन करेंगे पागल खाने में या नहीं करेंगे? तुरंत फोन करेंगे कि भाई समाज के कल्याण के लिए जरूरी है कि इसको ले जाया जाए। क्या मेरे विचार में? मेरे विचार में आप कहेंगे त्रिभुज 100 से, मेरे विचार में त्रिभुज 122 डिग्री का होता है। आप कहेंगे मेरे विचार में तुम बाकी जो डिग्री बच गई उतना खिसके हुए हो। गणित, विज्ञान, तथ्य, ऑब्जेक्टिव चीजें हैं। लेकिन फिर कोई आपसे पूछे कि भाई इलेक्शन कौन जीतेगा, अब आप कहें मोदी जीतेगा। इसमें मेरे विचार की क्या बात है, मोदी जीतेगा। आप कह रहे पक्का पक्का पता है, लिखवा लो स्टाम्प पेपर पे। क्या लिखोगे स्टाम्प पेपर पे? अगर हार गया तो देश तुम्हें दे दूंगा। वो तुम्हारा है ही नहीं, लेकिन तुम कैसे दे दोगे उसको भाई? इतना दावा किस चीज को लेकर जिस पर दावा करने का हक हमारा नहीं बनता है। कायदे का आदमी क्या बोलेगा? मुझे लगता है कि अभी कहना जल्दबाजी होगी, अभी की स्थिति में तो लग रहा है कि सरकार रिपीट करेगी, लेकिन अगले 4-5 महीने बहुत क्रूशियल हैं, उनमें जनता का मिजाज कैसा बनता है उससे बहुत कुछ तय होगा। पर वो बार बार बोलेगा मेरे विचार में, मुझे लगता है, मुझे प्रतीत होता है। पक्का नहीं कह सकता हूं, दावा नहीं कर सकता हूं, पर मेरा अनुमान है कि ऐसा होगा। जब आपकी भाषा ऐसी हो कि मेरा अनुमान है, मुझे लगता है आदि, ये जो भाषा है सब्जेक्टिव है। कोई फैक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, राय होगी, ओपिनियन होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो अब आप ये बताइए कि गणित कैसा विषय है? ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिविटी का चरम रूप है, एकदम लास्ट में। प्योर मैथमेटिक्स में कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं होता है। प्योर, मैं अप्लाइड मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, प्योर मैथ्स जो कंसेप्चुअल मैथ्स है। और ऑब्जेक्टिविटी का चरम अगर गणित है, तो सब्जेक्टिविटी का चरम है साहित्य। इस कोने में कुछ निश्चित नहीं होता है। इसलिए गणित में आप निश्चित परिभाषाएं दे सकते हैं, साहित्य में नहीं दे सकते हैं। आप आसपास जा सकते हैं कि हाँ लगभग ये परिभाषा है, लेकिन ये स्कोप हमेशा रहेगा कि एक आध रचना बाहर निकल जाएगी, एक आध रचना घुस जाएगी उसके अंदर एक्स्ट्रा। ये स्कोप हमेशा रहता है। और तीसरा शब्द है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र के लिए अंग्रेजी शब्द है एस्थेटिक्स। AESTHETICS, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र का मतलब वो सारे के सारे विषय, उनका समूह जिनका संबंध सौंदर्य से है। जैसे चित्रकला, संगीत, नृत्य, स्थापत्य, ये सारी कलाएं सौंदर्य से जुड़ी हुई कलाएं हैं। और इसलिए इन सबको स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसको बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र। तो अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि सौंदर्य शास्त्र का एक हिस्सा साहित्य है, तो यह बात बोधगम्य है या मुश्किल बात है? आसान सी बात है। तो सुंदरता के तरह तरह के रूप हैं, जिसमें संगीत है, ध्वनियां हैं, नृत्य है, कला है, चित्रकला है, कैरिकेचर है, पेंटिंग्स हैं, स्थापत्य है, उन्हीं में से एक साहित्य है। तो उस परिभाषा को पढ़ेंगे। 3 शब्द आपको चुभ रहे थे, अब वो तीनों शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे कि साहित्य की परिभाषा गणित जैसी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। और उसके बाद हमने कहा कि 3 शर्तें पूरी होंगी तो साहित्य साहित्य हो जाएगा, जो आपको पहले से पता थी। अब इससे अगला स्तर यह है कि जो साहित्य है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, और इसके बाद आपका पाठ्यक्रम भी सामने आना शुरू हो जाएगा।